अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल भाभा। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बिज़नेस और फाइनेंशियल ये जो सीरीज़ है उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो सीरीज़ है इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पार्ट करना है और ट्रांसफ़र करना है आपकी तरफ, ताकि आप जो है वो बिज़नेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जब भी जाएँ तो आप एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें फाइनेंशियली। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जितनी भी सीरीज़ आपके पास आ रही है विया ऐप, ये तमाम की तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई बच्चा इनरोल्ड प्रोग्राम्स के अंदर भी हमारे पास अपने आप को इनरोल करवाना चाह रहा है तो उसमें भी करवा सकता है। उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर किसी स्पेसिफिक कंपनीज़ के अंदर हम जाकर उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और उसके अंदर स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही होती है। उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट बहरहाल जो बंदा इनरोल नहीं करवाना चाह रहा या अफोर्ड नहीं कर सकता उन प्रोग्राम्स को, तो वो हमारी इन फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज से भी फ़ायदा उठा सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विटी फाइनेंस वर्सेस डेट फाइनेंस। आसान अल्फाजों में समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिज़नेस के अंदर पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। एक तो पैसा आपका जो है वो डायरेक्ट जो आपका पैसा लगा हुआ है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, और एक पैसा वो होता है जो हम मार्केट से ले रहे होते हैं जिसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो एक पैसा वो जो कि आपका अपना ज़ाती पैसा लगा हुआ है विच इज़ अ कैपिटल, और एक पैसा वो जो कि आपने बाज़ार से उठाया हुआ है विच इज़ अ लाइबिलिटी। ये दो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर, यानी कि बाहर से जो आपने पैसा उठाया वो या अपना ज़ाती पैसा आपने लगाया वो, ये दो किस्म के फाइनेंसेस होते हैं, एक कैपिटल और एक लाइबिलिटी। इसीलिए हम कैपिटल और लाइबिलिटी को सोर्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं कि पैसा आया कहाँ से। तो पैसा कहाँ से आया, या तो पैसा जेब से, मेरी जेब से आया या किसी की जेब से आया। तो अगर किसी की जेब से आया तो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं, और अगर मेरी जेब से आया तो मैं इसको कैपिटल कहूँगा। अब यहाँ पे जो है ना वो हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप जब हम पढ़ रहे होते हैं या एक नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं तो हम इसको देखते हैं कि भाई कैपिटल और लाइबिलिटी, ऑल्दो कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्पेशल लाइबिलिटी। कैपिटल भी एक स्पेशल लाइबिलिटी है जिसका तस्करा मैं इंशाल्लाह आने वाली कुछ सीरीज़ के अंदर करूँगा कि कैपिटल लाइबिलिटी कैसे है। तो इसका मैं तस्करा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगा। लेकिन यहाँ पे अभी आज की टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ठीक है जी। यहाँ पर बात समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि जब बिज़नेस को और एक्सपेंशन की तरफ मूव करना होता है तो बिज़नेस क्या करता है, बिज़नेस जो है वो प्रोप्राइटरशिप से निकल के या तो एओपी की तरफ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप की तरफ जाएगा, या और उससे और आगे बढ़ना है तो वो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाएगा, और आगे बढ़ना है तो पब्लिक लिमिटेड की तरफ जाएगा। आज का जो मेरा पर्पज़ है इन दो कॉन्सेप्ट को पढ़ाना का, वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं है, बल्कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी का मकसद ये है कि आप एक कंपनी जो है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी हो। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट क्यों होती है, यानी कि प्राइवेट से पब्लिक लिस्टेड कंपनी की तरफ का जो ये सफ़र है वो करती क्यों है? वो करती इसलिए है क्योंकि जितने भी हमने नेचर ऑफ बिजनेस पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, इसके दौरान में एक दो स्टेटसेस और एक दो फेजेस और भी आते हैं। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो इसकी जो सफ़र है प्रोप्राइटरशिप से लेके पब्लिक लिस्टेड कंपनी तक का जो सफ़र है, इसमें हर इंडिविजुअल या कंपनी मूव ऑन इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो एक्सपेंशन की तरफ मूव कर रही होती है, और एक्सपेंशन की तरफ जब कंपनी मूव करती है तो उसको पैसा चाहिए, तो पैसों के लिए वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। अच्छा, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी, यानी कि प्रोप्राइटरशिप से निकलेगी जिसमें एक ओनर होता है, पार्टनरशिप में मल्टीपल ओनर्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में एक आपके पास एक लीगल स्टेटस ज़्यादा आ जाता है और हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, पब्लिक लिस्टेड में और डॉक्यूमेंटेड और आप पब्लिक आई में आ जाते हैं। तो जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आप समझ लें कि आगे बढ़ने की एक रीज़न ये है कि आपको पैसों की ज़रूरत है। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करवानी है क्योंकि और लोग आपके पार्टनर्स हो चुके हैं, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो नॉन ब्लड हो, तो आप चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं ताकि आप डॉक्यूमेंटेशन हो। एक रीज़न ये भी होती है कि आप लीगल स्टेटस चाह रहे हैं कुछ चीज़ों का, यानी कि आप कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन पे लीगली चाह रहे हैं, तो इसकी तरफ भी, इसके लिए भी आप मूव ऑन कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी वजूहत होती है जिसकी वजह से आप प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप से फिर आप प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड से फिर आप पब्लिक लिमिटेड बन रहे होते हैं। अच्छा, जो मल्टीपल रीज़न है उसमें हम सिर्फ एक रीज़न ये उठाते हैं कि आपका सिर्फ एक रीज़न ये है कि आपको पैसों की ज़रूरत है। तो जब बंदा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ यहाँ पर आ जाता है तो प्राइवेट लिमिटेड से जब पब्लिक लिमिटेड पे जाते हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी तो उसका मेन रीज़न ये है कि उसको पब्लिक से पैसा उठाना है।
अच्छा, अब पब्लिक से पैसा जब उठाया जाता है, कुछ फेजेस के बाद का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो पब्लिक से पैसा सिर्फ और सिर्फ दो सोर्सेस की मदद से उठाया जाएगा, या तो इक्विटी फाइनेंस होगा या वो डेट फाइनेंस होगा। क्या मतलब इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस का मतलब, कंपनी जब कहती है कि मुझे इक्विटी के ज़रिए फाइनेंस रेस करना है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि कंपनी को जो है वो ऐसे लोग चाहिए जिनको कंपनी अपने ही बिजनेस के अंदर पार्टनर बनाना चाह रही है, अपने ही बिजनेस के अंदर ओनर बनाना चाह रही है। पार्टनर का वर्ड भी यूज़ ना करें, ओनर बनाना चाह रही है। यानी कि जब मैं इक्विटी फाइनेंस रेज करूँगा एज अ कंपनी, तो इसका मतलब ये है कि मैं जिसको भी कह रहा हूँ कि मुझे पैसे दो, इन अगेंस्ट या इन रिटर्न में उनको चाह रहा हूँ कि आप मेरी कंपनी के ओनर बन जाओ, यानी कि आप मेरी कंपनी के मुनाफे में से शेयर करो। इक्विटी फाइनेंस का पब्लिक लिस्टेड कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है। क्या, दोबारा समझा देता हूँ क्या मतलब हुआ। मैं इक्विटी फाइनेंस रेस करना चाह रहा हूँ, आपको कभी भी कोई बोले कि यार इक्विटी फाइनेंस रेस करनी है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा ये इंटेंशन शो कर रहा है कि जो भी बंदा उसको पैसे देगा वो उस बिज़नेस का पार्टनर बन जाए, वो उस बिज़नेस का ओनर बन जाए, और जितने पैसे उतने लगाए हैं उसके हिसाब से उसका प्रॉफिटेबिलिटी तय हो जाए कि भाई तुमने जितने पैसे लगाए तुम इक्विटी फाइनेंस रेस करो, तुम प्रॉफिटेबिलिटी तय हो जाए। अब यहाँ पर होता है इस तरीके से है कि कभी भी कोई बंदा इक्विटी फाइनेंस रेस करता है तो भाई मैं ओनर बन गया, ओनर जो कि मैं बन गया, आम अल्फाजों में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। लेकिन आम अल्फाजों में अगर सोल प्रोप्राइटर भी है और ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि भाई मैं इक्विटी फाइनेंस रेस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रोप्राइटर को भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो प्रोप्राइटर जो है वो जब ये बात करता है कि इक्विटी फाइनेंस रेस करनी है, हालांकि ये वर्ड पब्लिक लिस्टेड कंपनी के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर वो ये बात भी कर रहा है कि इक्विटी फाइनेंस रेस करना है एज अ प्रोप्राइटर, तो आप यही समझेंगे कि भाई वो ऐसे बंदे से पैसा मांगना चाह रहा है जो कि बंदा उसके बिजनेस में उसका ओनर बन जाए और प्रॉफिटेबिलिटी में उसकी शेयरिंग हो जाए। अब होता ये है कि जब प्रॉफिट होगा तभी शेयर होगा। फॉर एग्जांपल इक्विटी फाइनेंस आपने रेस किया, एक बंदे को बिजनेस का पार्ट बनाया और बिजनेस में लॉस हो गया, तो जाहिर सी बात है जब बिजनेस में लॉस होगा तो चूंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो काय का हिस्सा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो तयशुदा रेशो के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, प्रोप्राइटरशिप में भी, पार्टनरशिप में भी, और किसी हद तक प्राइवेट लिमिटेड में भी। तो इक्विटी फाइनेंस का सिंपल मतलब ये है कि आप सिर्फ ओनर्स को इनवाइट कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में उसको आप शरीक ठहराएंगे। इसका मतलब ये भी हो गया कि इक्विटी फाइनेंस की जो अकाउंटिंग होगी वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होगी, यानी कि उसका कोई भी लेना देना इनकम स्टेटमेंट के साथ नहीं होगा, और वो सिंपल जो है वो इक्विटी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने पढ़ी थी, जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर उसकी ट्रीटमेंट होगा। इसका इनकम स्टेटमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। इसका एक ट्रीटमेंट ये भी होगा कि जब जाहिर सी बात है आप किसी बंदे से पैसा उठाओगे तो वो पैसा एज कैपिटल ही ट्रीट होगा और आपकी बैलेंस शीट में आके वो कैपिटल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का कैपिटल है, आपने इक्विटी फाइनेंस रेज किया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने सामने वाले बंदे को इन्वाइट किया कि भाई बीइंग अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस, बी पार्टनर एंड शेयर द प्रॉफिट, जो ये बिजनेस जनरेट करेगा उसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी इतनी होगी। तो अगर मैं इससे 5 लाख रुपए लेता हूं तो मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल 10 लाख, और उससे जब मैंने 5 लाख रुपए लिया तो ये 15 लाख रुपए हो गया, और जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी एक बात है कि किस तरीके से जो है वो इक्विटी फाइनेंस रेस करके आपका कैपिटल क्रिएट हो जाता है और उसकी चेंजेस बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी में आती हैं, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर उसकी जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा होता है। ये सिंपल सी बात है, इक्विटी फाइनेंस मैंने रेस किया। अच्छा सर, डेट फाइनेंस क्या होता है? डेट फाइनेंस का मतलब ये है कि मैं अब डेट फाइनेंस जब रेस कर रहा हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सामने वाले बंदे को ये कहूँ कि भाई आप जो है वो मेरे बिजनेस के पार्टनर बन जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई तुम मुझे, यानी कि तुम मुझे नहीं, एक्चुअली तो मेरे बिजनेस को कर्जा दो, मेरे बिजनेस को आप कर्जा दो, और जब आप मेरे बिजनेस को कर्जा दोगे तो मेरा बिजनेस जो है वो लाइबिलिटी की ट्रीटमेंट करेगा, यानी कि मेरा बिजनेस कहेगा कि दिस अमाउंट ये बिजनेस जो है वो ओ करता है टू मिस्टर ABC, यानी कि आप जो है वो, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसके लिए वो कर्ज है, उस बिजनेस के ऊपर कर्ज है। तो जब मैं डेट फाइनेंस रेस कर रहा हूँ तो सामने वाले बंदे को, जब भी आपसे कोई कहे कि यार मैं डेट फाइनेंस रेस करना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बंदा किसी को ओनर या किसी को पार्टनर
या अपना नफ़ा शेयर करने के हक में नहीं है, बल्कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज दे दे। और ये जो कर्ज होगा डेफिनेटली सी बात है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि डेट के अगेंस्ट में इंटरेस्ट ही लगता है। तो और प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस जाती है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि जब आप किसी से डेट फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट में ना सिर्फ आप उसको इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, बल्कि उसको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने के भी आपकी कमिटमेंट होती है। अब वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो साल में करें, 2 साल में करें, 3 साल में करें, 4 साल में करें या 5 साल में करें, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट उसके बाद वापस जाएगी। और ड्यूरिंग द पीरियड जितने टाइम पे आप उसका डेट यानी कि उसका लिया हुआ पैसा उसके आप अपने बिजनेस के अंदर यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो उतने ही टाइम का इंटरेस्ट उस पर अक्रू हो रहा होगा। और डेट फाइनेंस का ट्रीटमेंट इस तरह होगा कि चूंकि आपकी एक फाइनेंस कॉस्ट लग रही होगी, तो उसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से होगा, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट एज एक्सपेंस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर रहा होगा, इसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से होगा। और जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो अल्टीमेटली आपका जो नेट कैपिटल होगा वो भी कम हो रहा होगा, और इसका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से डायरेक्टली नहीं होता। तो ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि डेट फाइनेंस जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट जनरेट कर रहा होता है, इक्विटी फाइनेंस का जो रिटर्न होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। यानी कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि आपकी जो इक्विटी के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी ना, उसकी अप्रोप्रिएशन होगी, और अप्रोप्रिएशन जो है ना वो उस पार्टनर को जाएगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है ना, वो चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो या ना हो, इवन लॉस में भी अगर आपका बिजनेस है ना, तो भी इंटरेस्ट लाजमी जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का लेना देना, इंटरेस्ट का प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। चाहे आपका इवन ग्रॉस लॉस भी है तो भी आपका इंटरेस्ट जाएगा, वो आपके लॉस को मजीद बढ़ा देगा, लेकिन इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। ये जाहिर सी बात है, बैंक का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो इंटरेस्ट है, और इसलिए वो सेफेस्ट होती है कि भाई इवन बिजनेस लॉस में भी, इवन ग्रॉस लॉस में भी, तब भी आपका जो है वो इंटरेस्ट जाएगा। तो एक जो फ़र्क है इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस में वो ये कि इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। नंबर 2, इंटरेस्ट तो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी जाएगी। यानी कि जब वो लोन आपका मेच्योरिटी पे आ जाएगा, जो टर्म आपके साथ डिसाइड हुई है मेच्योरिटी पे आएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं भाई मैं 3 साल में आपको लोन की अदायगी करूंगा, तो 3 साल बाद जब वो लोन का पीरियड मेच्योर हो जाएगा तो उस वक्त आपको वो लोन की अमाउंट भी देनी पड़ेगी और 3 साल तक इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट आपने यानी कि लोन आपने 3 महीने के लिए लिया, तो जो इंटरेस्ट जो डिसाइडेड होता है ना, वो होता हमेशा पर एनम है, लेकिन उसको फिर आप मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कर लेते हैं। इंटरेस्ट हमेशा पर एनम की बेसिस पे नहीं कि ईयरली की बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो पहला मैंने आपको फर्क बताया कि डेट फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट अक्रूड होगा, जो कि फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देगा, एक्सपेंस को बढ़ा देगा, और एज लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में आ रही होगी, और ये मेच्योरिटी के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी है और इंटरेस्ट भी देना है। जबकि इक्विटी फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट होगा तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ओनर का हिस्सा बनेगा, लॉस में ओनर का कोई हिस्सा नहीं है। यानी कि इस साल अगर लॉस हुआ कोई हिस्सा नहीं, अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा है। और इसमें ऐसा भी नहीं होता इक्विटी फाइनेंस में कि अगर अगले साल प्रॉफिट हुआ तो पिछले साल का प्रॉफिट पहले अक्रू होगा और उसके बाद उस साल का होगा, ऐसा भी नहीं होता। टेक्निकली, लीगली, रिलीजियसली, शरई तौर पे अगर लॉस है तो कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट है तो आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। यानी कि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसमें कोई लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ओनर का जो पैसा होगा वो एज कैपिटल मैजिक की तरह कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा, इसकी कोई मैच्योरिटी भी नहीं होती। तो जब ओनर आपके बिजनेस का पार्ट बनता है तो उसको हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं, और जब वो निकल रहा होता है यानी कि जब बाहर जा रहा होता है तो हम इसको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। तो रिटायरमेंट के अंदर जो है वो कैपिटल अमाउंट और कुछ जो कैपिटल अमाउंट होती है वो विड्रॉ होती है। यानी कि मैं लायबल नहीं हूँ, यानी कि कोई ऐसा हमारी कमिटमेंट नहीं होगी कि जो पार्टनरशिप के ऊपर लाइबिलिटी है टू पे द पार्टनर, ऐसा नहीं होता। सिंपल सी बात यह है कि डेट फाइनेंस के अंदर लाइबिलिटी की अमाउंट भी पे होगी और इंटरेस्ट भी पे होगा, इंटरेस्ट भी अक्रू होगा और लाइबिलिटी भी पे होगी। जबकि डेट फाइनेंस के इक्विटी फाइनेंस के अंदर बिजनेस के ऊपर अगर प्रोप्राइटरशिप है तो कुछ चीज़ों को छोड़कर, कुछ लीगल कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़कर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कैपिटल आके जो है वो जुड़ जाएगा और इसके अगेंस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देना है। मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ कि ओनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या वो स्लीपिंग पार्टनर है, क्या वो एक्टिव पार्टनर है, मैं इन लीगलिटीज़ में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मेरा आज का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इक्विटी फाइनेंस का मतलब यू आर इन्वाइटिंग एन इन्वेस्टर टू बी द पार्टनर
and share the profit in your business. Whereas the debt finance means inviting the investor to be the debtor of this business, यानी कि आप डेटर बने, आप पैसे लगाएं उस बिजनेस का, आप क्रेडिटर होंगे, उसका जो है वो आप उस पर पैसा लगाएं एंड टेक द इंटरेस्ट, आप फाइनेंस कॉस्ट लें और चलते बने। तो डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस में ये दो से तीन फर्क आपने दिमाग में रखना है। एक आखिरी चीज बताता चलो, जब भी बिजनेस लिक्विडेशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि बिजनेस जो है वो खत्म हो रहा है और लिक्विडेशन की तरफ मूव कर रहा है, इसमें पहला हक, पहला राइट जो बनेगा, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के बाद कोई पैसा नहीं, कैश खत्म, सब कुछ खत्म, सिर्फ टेबल कुर्सियां बाकी हैं, तो वो टेबल कुर्सी जब बेचेगा और जब उससे जो पैसा रियलाइज होगा तो पहला हक डेट फाइनेंस का होगा, यानी कि पहला जो आपका हक होगा वो आपके जो कर्जदार होंगे, पहला हक उनका होगा, यानी कि सबसे पहले बैंक वाला आके खड़ा हो जाएगा कि लाओ मेरा हिस्सा दो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब ग्रॉस लॉस भी होगा तब भी उसका इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा। जब आप बिजनेस की बैलेंस शीट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या अमाउंट बचेगी। तो फिर जो कुछ चीज़ें बिकेंगी या जो भी मार्केट के अंदर आउटस्टैंडिंग है, जब भी पैसा रियलाइज हो, चाहे कुछ बेचकर या आउटस्टैंडिंग रिकवर करके या स्टॉक बेचकर या किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट है वो रियलाइज हो गई, तो जो पहली अमाउंट आएगी उसमें जो पहला हक होगा वो आपके सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स हैं उनका होगा। उसके बाद जो है वो कुछ और चीज़ें माइनस होने के बाद जो आखिरी में जो अमाउंट होगा ना वो इक्विटी फाइनेंस को मिलेगा, यानी कि उनको मिलेगा जो इक्विटी होल्डर्स होंगे, जो पार्टनर्स होंगे उनको मिलेगा। तो पहला हक भी डेट फाइनेंस का होगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताता भी चलूँ कि इक्विटी जो होल्डर होगा, यानी कि जो पार्टनर बनेगा, उसका रेट ऑफ रिटर्न यूजुअली डेट होल्डर से ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है। रिस्क इसलिए ज़्यादा ले रहा है कि आप देखो ना कि अगर आखिर में प्रॉफिट बचेगा तो मैं हूँगा, आखिर में प्रॉफिट नहीं बचेगा तो मेरा तो कुछ नहीं बना। तो चूंकि रिस्क ज़्यादा ले रहा है तो उसका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो 3 से 4 चीज़ें आपने आज की वीडियो के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। इक्विटी फाइनेंस का मतलब इन्वाइटिंग एन इन्वेस्टर टू बी अ पार्टनर, शेयर द प्रॉफिट। डेट फाइनेंस का मतलब इन्वाइटिंग एन इन्वेस्टर टू बी द पर्सन जो कि बिजनेस को लोन दे रहा है और आप इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट लें और चलते बने, 2 चीज़ें। इक्विटी फाइनेंस में जो है वो एक इम्पैक्ट इक्विटी में आता है और कैपिटल के अंदर, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगा और इक्विटी का चीज़ होगी। नफ़ा हुआ तो हिस्सा बनेगा, नफ़ा नहीं हुआ तो हिस्सा नहीं बनेगा। डेट में नफ़ा हुआ या ना हुआ इसका फाइनेंस कॉस्ट बन जाएगी और इसका इम्पैक्ट एज लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में आ रहा होता है, इसका इक्विटी से कोई लेना देना नहीं होता। थर्ड चीज़, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेशन है तो सबसे पहला हक डेट फाइनेंस, डेट होल्डर का बनेगा, उसको सबसे पहला हिस्सा जाएगा, और इक्विटी होल्डर का जो हिस्सा बनेगा वो सबसे आखिरी में आएगा, उसका कोई हिस्सा, अगर कुछ नहीं बचा, डेट होल्डर एग्जॉस्ट हो गए, लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई और कोई हिस्सा नहीं बना तो इक्विटी होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये 3 चीज़ें आपने जाननी जरूरी है। चौथी चीज़ मैंने आपको बताई, इक्विटी होल्डर यूजुअली महंगा होता है, उसका रेट ऑफ रिटर्न की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि वो आपके बिजनेस का पार्टनर बनना है और उसकी वजह ये भी है कि आखिरी में कुछ बचा तो मुझे मिलेगा, आखिरी में कुछ नहीं बचा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो चूंकि वो रिस्क ज़्यादा ले रहा होता है तो रिटर्न ज़्यादा। डेट होल्डर जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक, कोई रिस्क नहीं है, तुम ग्रॉस लॉस में भी हो तो मुझे इंटरेस्ट है तो कोई रिस्क ही नहीं है, सबसे पहली क्रीम वही उठाएगा। तो चूंकि कोई रिस्क नहीं है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि डिमांड फॉर द रेट ऑफ रिटर्न भी कम होना चाहिए। ये 3 से 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि एक ऐसा बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बिजनेस है और मैं इक्विटी होल्डर, यानी कि मैंने इक्विटी फाइनेंस भी की हुई है और डेट फाइनेंस भी की हुई है, मैंने दोनों चीज़ें की हुई है, बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि मेरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर मैं 60% इक्विटी फाइनेंस की हुई है, 40% डेट फाइनेंस की हुई है। तो आप दिमाग में ये बात रखिएगा कि अगर दोनों चीज़ें की हुई हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा 100 रुपये का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है और मेरा सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस है, 40 की जो मैंने डेट फाइनेंस की हुई है, वो आप समझ लें कि 40 रुपये में मेरा 4 रुपये जो है वो 10% फाइनेंस कॉस्ट है। तो आप ये समझ लें कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट अगर मेरा 100 है तो उस 100 में से मैं ये 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ गई 96। ये 96 मेरी प्रॉफिट है। इस 96 में से क्या होगा, इस 96 की फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी, यानी कि 96 के अमाउंट में से फिर जो है वो जो ओनर्स होंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी, जिसको कंपनी के लेवल पे हम डिविडेंड कहते हैं। ये डिविडेंड जो बढ़ती है क्योंकि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, तो ये डिविडेंड के तौर पे जो है वो बढ़ता जाएगा। अब ये भी डिपेंड करता है, कंपनी कुछ कहे कि भाई 96 में से फॉर एग्जांपल 50% अमाउंट जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे और रिमेनिंग 50% में से जो है वो हम डिविडेंड देंगे। ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई पे आउट रेशो जो है वो 100% हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि अब इस केस के अंदर अगर आप देखिए कि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 100 का है तो आपने माइनस किया 4, यानी कि 4 रुपीज़ जो थे वो आपके फाइनेंस कॉस्ट के थे और फिर 96 की अमाउंट में से जो है वो अप्रोप्रिएशन हुई
तो इसलिए इक्विटी होल्डर जो है ना वो रिस्क ज़्यादा ले रहा होता है, क्योंकि इसकी 100 रुपये में से नहीं हुई, 96 में से हुई। क्यों? क्योंकि 4 रुपये तो डेट होल्डर ले गया। चूंकि 4 रुपये डेट होल्डर ले गया तो वो फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे चली गई। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कंपनी को इक्विटी फाइनेंस भी ले रही हो, डेट फाइनेंस भी ले रही हो और दोनों की हिट ले रही हो। तो आई होप कि इसमें से जो है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।